नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सिंगर और परीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास होने वाली है फ्लावर की क्लास, यानी कि पुष्प की संरचना के बारे में। हम पढ़ रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी, और प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमने जान लिया है जड़ क्या होती है, तना क्या होता है, बीज क्या होता है और पत्ती क्या होती है। पत्ती की क्लासेस हमने कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके लिए, ये लेकर के आए हैं जो है पुष्प की संरचना, पुष्प से आने वाले क्वेश्चन। तो भाई प्लांट मॉर्फोलॉजी का पूरा चैप्टर इस वीडियो का अंत मान लीजिएगा, क्योंकि यही अंतिम वीडियो होने वाली है। इसके बाद प्लांट मॉर्फोलॉजी का वीडियो नहीं आएगा। तो ये 3 वीडियो में आपका पूरा का पूरा प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी पादप आकारिकी कंप्लीट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पुष्प संरचना, फ्लावर स्ट्रक्चर। इसमें हम फ्लावर के पूरी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि फ्लावर किस प्रकार का होता है, कितनी संरचना इसके बारे में होती है। अगर देखें शुरुआती तौर पे तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करें तो जो फूल होता है वह पौधे का प्रजनन अंग होता है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने की वजह से इसी के अंदर यानी फूल के अंदर ही बीज का निर्माण होता है और फूल के अंदर ही फल का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी प्रजनन अंग होता है किसका, प्लांट का यानी पौधे का। और ये तने के शीर्ष भाग पर विकसित होता है, ये तने के शीर्ष भाग पर ही जुड़ा रहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि पुष्प के कौन कौन से पार्ट होते हैं। मेन पार्ट ऑफ फ्लावर, सबसे पहला पार्ट आता है पुष्पासन। पुष्पासन कौन सा भाग होता है भाई, इसे थैलेमस के नाम से जाना जाता है। और ये वाला भाग होता है जहां पर पुष्प बैठता है, यानी पुष्प का आसन पुष्पासन कहलाता है। वह भाग जहां पर पूरा का पूरा फूल स्थायी रूप से बैठ जाता है उसे पुष्प का भाग पुष्पासन कहलाता है। ये वह भाग होता है जिस पर पुष्प बैठता है। ये पुष्प का आधार होता है जिस पर सभी पुष्प दल लगे होते हैं। दूसरा आता है पुष्पदंड, जिसे पेडिसेल के नाम से जाना जाता है। ये पेडिसेल वाला भाग जो होता है ये तने से जुड़ा रहता है। ये डंडी होती है जो पुष्प को तने से जोड़ती है। ये जो इतना सा पार्ट आप देख रहे हैं वीडियो में, ये पेडिसेल के नाम से जाना जाता है। इसी को पुष्पदंड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमें पढ़ना है 4 चक्र। ये 4 चक्र जो हैं वो फ्लावर में पाए जाते हैं और चारों चक्र से क्वेश्चन आते हैं। आपको चारों चक्र के बारे में जानकारी होना चाहिए। पहला चक्र जो कि सबसे बाहरी चक्र होता है, जिसे बोला जाता है बाह्यदलपुंज, इसे कैलिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पुष्पासन वाला भाग, इस पुष्पासन वाले भाग से जो पत्तियां ऊपर की ओर निकली रहती हैं जो हरे कलर की होती हैं, इसी को हम बाह्यदलपुंज के नाम से जानते हैं, इसी को हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं। ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है और क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है कि पुष्प का सबसे बाहरी चक्र क्या कहलाता है, बाह्यदलपुंज कहलाता है। इसके प्रत्येक भाग को बाह्यदल यानी कि सेपल के नाम से जाना जाता है और ये हरे रंग का होता है। और ये क्या काम करता है, ये कलिका की यानी बड की सुरक्षा का काम करता है। ये इसकी सुरक्षा के लिए रहता है, ये इसका काम होता है। ठीक है। अब बाह्यदलपुंज के बाद अगला चक्र जो आता है वह आता है दलपुंज। दलपुंज को कोरोला के नाम से भी जाना जाता है और ये पुष्प का दूसरा चक्र है। तो क्वेश्चन भी यही आता है कि पुष्प के दूसरे चक्र का नाम बताइए। दूसरे चक्र का नाम है दलपुंज। और दलपुंज जो है वो आप देखेंगे ये वाला जो फूल की पत्तियों वाला भाग है इसे दलपुंज कहा जाता है। अब इस दलपुंज में जो है ये पूरा का पूरा कलर होता, कलर वाला भाग होता है। आकर्षित करने के लिए अपने आप को कलर वाले भाग में परिवर्तित कर लेता है। ये रंगीन और सुगंधित होता है ताकि कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके और परागण में इसे सहायता मिल सके, इसके लिए ये काम करता है, इसलिए दलपुंज कहलाता है। और ये कौन सा पार्ट है, पुष्प का दूसरा चक्र है। इसके प्रत्येक भाग को दल कहा जाता है, यानी कि हर एक पत्ती को दल कहा जाता है और पूरे समूह को दलपुंज कहा जाता है। पत्तियों के पूरे समूह को दलपुंज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पुंकेसर। ये पुंकेसर जो है वो तीसरा चक्र होता है, एंड्रोसियम के नाम से इसे जाना जाता है। और ये पुष्प का नर प्रजनन भाग होता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही पुष्प का तीसरा चक्र निर्मित होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक पुंकेसर में 2 मुख्य भाग होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस फूल के ऊपर की ओर ये पूरा का पूरा तीसरा चक्र है और तीसरे चक्र को ही हम कह रहे हैं एंड्रोसियम यानी कि पुंकेसर। ये पुंकेसर 2 भाग में डिवाइडेड है। एक भाग इसका ये वाला दिख रहा है जिसे हम फिलामेंट के नाम से जानते हैं और दूसरा ये वाला भाग दिख रहा होगा जिसे हम पुंकेश परागकोश के नाम से जानते हैं। ये परागकोश को एंथर कहा जाता है और दूसरा है फिलामेंट जिसे पुंकेसर दंड के नाम से जानते हैं।
इसमें क्या होता है, परागकोश में परागकण स्थित होते हैं। ये परागकण इसी के अंदर भरे रहते हैं, छोटे छोटे बिंदीनुमा संरचना में परागकण इसके अंदर भरे रहते हैं। इसके बाद आता है पुंकेसर दंड। पुंकेसर दंड फिलामेंट होता है, ये पतला सा डंठल होता है जो परागकोश को थामे रखता है। ये पूरा का पूरा डंठल जो है ये परागकोश को थामने का काम करता है, और ये दोनों मिलकर के बनाते हैं पुंकेसर, जो पुष्प का नर प्रजनन भाग है। क्वेश्चन भी यही आता है, पुष्प का नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि परागकण कहाँ स्थित होते हैं, तो भाई परागकोश में स्थित होते हैं। और परागकोश कहाँ पाया जाता है, पुंकेसर के अंदर परागकोश पाया जाता है। इसके बाद आता है जायांग वाला भाग, ये चौथा चक्र है, और इस तरीके से 4 चक्र एक फ्लोवर में हो जाते हैं। जायांग को गायनोशियम कहा जाता है, ये पुष्प का मादा प्रजनन भाग है। इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है। इसे स्त्री केसर के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसे 2 नामों से याद रखेंगे, एक स्त्री केसर कार्पेल पिस्टिल, और एक इसे बोला जाता है मादा प्रजनन अंग या जायांग गायनोसियम। इसमें कितने पार्ट होते हैं, इसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इनको हिंदी में कहा जाता है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हैं फ्लोवर का, ये बीच वाला पार्ट जो है ये मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। और इसी में सबसे ऊपर का जो है ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल वाला भाग होता है, और ये ओवरी वाला भाग होता है। इस तरीके से ये तीनों पार्ट में डिवाइड होता है। इसके बाद देखेंगे कि भाई वर्तिकाग्र वाला भाग क्या होता है, ये चिपचिपा भाग होता है जो पराग कणों को ग्रहण करने का काम करता है। जितने भी परागकण हैं वो ये मेल भाग से निकल कर के आते हैं। इन मेल भाग के परागकणों को ये इकट्ठे तरीके से चिपचिपा पदार्थ होता है, तो इसे अपने अंदर चिपकाने का काम करता है। दूसरा आता है वर्तिका यानी स्टाइल वाला भाग, ये नली के समान संरचना होती है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। ये पूरी की पूरी जो है ये नली के समान संरचना होती है। जैसे ही परागकण इसके ऊपर बैठ जाता है तो ये चिपचिपा पदार्थ उसे नीचे की ओर धकेल देता है, और नीचे की ओर धकेलने की वजह से ये नीचे पहुंच जाता है। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है अंडाशय। अंडाशय को ओवरी कहा जाता है। इसमें अंडाणु उपस्थित होते हैं, और अंडाणु के निषेचन के बाद ही यहाँ से फल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ही परागकण यहाँ नीचे की ओर स्थित आ जाते हैं, तो जैसे ही वो यहाँ आ जाएंगे तो निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। निषेचन की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हो जाती है तो नए फल का निर्माण होने लगता है। अब ये परागकण से परागण कैसे होता है, तो ये परागण की प्रक्रिया अगर आपको समझनी है, आप ऐसे समझिए कि परागण 2 तरीके से होता है। एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण की प्रक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है कि एक ही फूल पर मेल और फीमेल दोनों पार्ट स्थित रहते हैं। इसमें हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से ये परागकण उछल करके या फिर हवा के माध्यम से उड़ करके अपने फीमेल वाले पार्ट पर पहुंच जाते हैं। और दूसरी जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं परागकण परपरागण। परपरागण की प्रक्रिया में क्या होता है कि मेल वाला पार्ट अलग पुष्प में रहता है और फीमेल वाला पार्ट अलग पुष्प में रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि फिर इनकी डिपेंडेंसी कीट पर आ जाती है, यानी कीड़े पर आ जाती है। वो कीड़े की वजह से ही परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच पाते हैं। ये कीड़े जो हैं जैसे ही वह मेल वाले फ्लोवर पर जाते हैं तो वहां पर जो परागकण हैं वो इस कीड़े से चिपक जाते हैं। उसके बाद यही कीड़ा वापस से अपनी ओर आकर्षित, जो फीमेल वाला पुष्प है वो इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा ताकि ये कीड़ा तुरंत वहां पास में आए। और जैसे ही कीट उसके पास आता है तो फिर वहां से वो परागकण को खींच लेते हैं अपने अंदर, फीमेल वाला पार्ट, और यहाँ से पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इस तरीके से नया पौधा या नया फूल बनता है, नया फल बनता है। इसी प्रक्रिया को परपरागण कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पुष्प के प्रकार। पुष्प के कितने प्रकार हैं, तो पुष्प के 2 प्रकार हैं। एक होता है पूर्ण पुष्प और एक होता है अपूर्ण पुष्प। एक है कंप्लीट फ्लोवर, एक है इनकम्प्लीट फ्लोवर। कंप्लीट फ्लोवर ऐसे फ्लोवर होते हैं जिसमें चारों चक्र उपस्थित होते हैं, जो चारों चक्र हम पढ़ के आए हैं, जिसमें हमने पढ़े थे सबसे पहले महादलपुंज, फिर दलपुंज, फिर गायनोशियम और एंड्रोशियम, पुंकेसर और जायंग, ये सब पढ़े थे। तो ये किस पौधे में या किस फूल में पाए जाते हैं, गुड़हल के फूल में मेल और फीमेल पार्ट एक साथ स्थित रहते हैं, चारों चक्र इसमें उपस्थित होते हैं। कुछ पौधे या कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग स्थित होते हैं, इन्हें अपूर्ण पुष्प कहा जाता है, जिसमें एक या एक से अधिक चक्र अनुपस्थित रहते हैं। उदाहरण के लिए मक्का,
या फिर खीरा, इन सब में पूरे के पूरे फूल जो है उसमें मेल वाला फूल अलग रहता है और फीमेल वाला फूल अलग रहता है। इसके बाद देखते हैं कि लिंग के आधार पर जो फूल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कुछ फूल जो होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं और कुछ एक लिंगी होते हैं। जिनमें पुंकेसर और जायांग दोनों पाए जाते हैं उन्हें उभयलिंगी कहा जाता है। और एक लिंगी पुष्प वो होते हैं जिसमें या तो पुंकेसर होता है या जायांग होता है, इसमें पर परागण होता है, जैसे खीरा, लौकी, इन सब में ही होता है। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।